अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 301 के लेसन नंबर 17 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ डिलीवरी पढ़ेंगे। इसके अंदर डिलीवरी के मोड कितने, मतलब कि किन किन तरीक़ों से ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है, मतलब कि तकरीर करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो देखते हैं उसको। पहला है एग्जिबिट आ नेचुरल स्टाइल, सॉरी ये अच्छा, पहला है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब रीडिंग फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, ये पहले मैंने हाईलाइट नहीं किया, सॉरी। देर आर फोर मोड्स ऑफ स्पीड डिलीवरी, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट से। रीडिंग फॉर अ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट कह लें। अच्छा, मतलब ये कि जो स्पीच तैयार की है ना, उसे वैसे ही मतलब पढ़ना। लिखी हुई स्पीच हम ले गए सामने, एक कागज़ पे स्पीच लिखी और लोगों के सामने ले गए और देख के उस कागज़ को पढ़ दिया। जैसे हम किसी को अखबार पढ़ के सुनाते हैं, या फिर इस तरह करते हैं कि कोई मैसेज किसी को पढ़ के सुना रहे हैं, या कोई भी चीज़ किसी को पढ़ के सुना रहे हैं ना नॉर्मल, इसी तरह ही आपने लोगों के सामने एक पेज पकड़ के लेके जाना है, उनको देख के सुना देना है जी। जो उसका पेज के ऊपर लिखा होगा वर्ड टू वर्ड, जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे आपने सुना देना है। कोई चीज़ अपने पास से नहीं कहनी, कोई चीज़ अपने जहन से नहीं बनानी, जो लिखा है एज इट इज़ लोगों के सामने बयान कर देना है। इसकी कुछ मतलब ये कि पहले तो ये बता रहा है कि इसके अंदर नुकसान क्या है। इनहिबिट्स कर देता है, लिमिटेड कर देता है, ये आपकी स्टाइल को लिमिट कर देता है। इसके अंदर क्या होता है कि अपना मोड जो है ना, अपना नेचुरल स्टाइल जो एक स्पीकर का होता है, वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। मतलब ये कि बंदे को कोई अपना स्टाइल नहीं है, बस जो लिखा हुआ है वो उसको देख के पढ़ रहा है, क्योंकि वो लफ्ज़ उसको बाउंड कर देते हैं। इसके अंदर जो है वो स्पीकर का चार्मिंग, स्पीकर की उसका आई कॉन्टैक्ट, वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। वो लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि उसको देख के पढ़ना होता है। लोगों की जो इंटेंशंस है ना, वो बहुत कम होती हैं या फिर ख़त्म हो जाती है। वो लोगों की इंटेंशंस को नहीं हासिल कर सकता। आगे ये है जी, इसके यूज़फुल टिप्स क्या हैं इसकी, मतलब कि किस तरीके से इसको अच्छा बनाया जा सकता है मैन्युस्क्रिप्ट को। अपनी स्पीच को इस तरह लिखें कि अल्फाज में गैप ज़्यादा हो, ताकि आप लोगों की तरफ भी देख सकें। मतलब एक लफ्ज़ बोला है, थोड़ा गैप दिया है, लोगों की तरफ देखा है, फिर दूसरा लफ्ज़ देख के बोला है, फिर लोगों को, मतलब कि ताकि लोगों के साथ आपका आई कांटेक्ट बना रहे। इस तरह जहाँ पॉजेज आने हैं, जहाँ पे पिच को ऊपर नीचे करना है, ऊंचा करना है, पिच को कम करना है, जहाँ पे फ्रेजेस हैं, जहाँ पे कोटेशंस हैं, ये सब जो है ना लिखने में शो करें और इनके अंदर एक खास वक्फा दें, ताकि ये प्रॉपर तरीके से लोगों तक डिलीवर हो और इस दौरान आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट भी बना रखें। अपनी जो स्पीच है इसको रिलेट करें, मतलब कि प्रैक्टिस करें इसकी दोस्तों के सामने जाकर, आईने के सामने जाके, ताकि इस चीज़ से प्रैक्टिस करने से बार बार जो है ना कुछ चीज़ें जो आपको मेमोराइज हो जाएं। मतलब ये कि एक लफ्ज़ बोलते हैं ना और अगला लफ्ज़ आपके जहन में आता है, या फिर अगला लफ्ज़ आप देखे, आपको जैसे एक नज़र डालनी पड़ती है तो एक पूरा फिक्रा जो है आप बोल देते हैं, वो एज इट इज़ लिखा हुआ फिक्रा आप पूरा बोल देते हैं। इस तरह आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ताकि जब आप ऑडियंस के सामने जाएंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। सेकंड चीज़ है प्रेजेंटिंग फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी मतलब ये कि मेमोराइज्ड स्पीच, जो स्पीच आपने लिखी है उसे लफ्ज़ वाला ज़ुबानी याद कर लें और इसी तरह लोगों के सामने जाकर बयान कर दें। इसके अंदर कह रहा है कि इसमें हम आई कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लोगों के साथ जब आई कांटेक्ट बना के रखेंगे तो उनकी इंटेंशन भी हमें मिलती रहेगी। लेकिन ये सबसे पुअर तरीका है, क्योंकि इसके अंदर बता रहा है कि एक तो इसको सबसे मुश्किल तरीका है, क्योंकि स्पीच को याद करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। स्पीच को याद करना है, इसके लिए टाइम दरकार है। और दूसरी ये चीज़ कि हम किसी भी टाइम अपनी स्पीच को भूल भी सकते हैं, ये बंदे को ख़तरा लगा रहता है स्पीच के दौरान। एक चीज़ ये कि स्पीच के टाइम जो है ना, स्पीच जब कर रहा होता है अपनी अपनी मेमोरी का भी बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि जो चीज़ उसने याद की होती है वो बार बार जो है ना अपने जहन में लाता है, अगली बात करने लगता है, फिर उसको जहन में लाता है कि हाँ भाई ये बात है मैंने करनी है, और इस चीज़ का बंदे को खदशा लगा रहता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। लिहाजा वो लोगों पर इतना फोकस नहीं कर पाता, अपनी स्पीच पर ज़्यादा फोकस करता है, अपनी मेमोरी पर ज़्यादा फोकस करता है इसमें बंदा। अगला है स्पीकिंग एक्सटेम्पोरेनियसली। एक्सटेम्पोरेनियसली कह रहे हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर क्या है, तीसरा मेथड है ये। मैंने याद तो सब कुछ किया है, मतलब कि एक वास्ट
सब्जेक्ट है जो उसको मैंने याद किया है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल किया है, लेकिन जो मैंने लोगों के सामने डिलीवर करना है ना, वो इसमें से इसका कुछ हिस्सा है। यानी कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें याद की, काफ़ी सारे टॉपिक याद किए, उनमें से कोई से टॉपिक जाके मैंने लोगों के सामने बयान कर देना, कोई सी थोड़ी सी चीज़ें लोगों के सामने बयान कर देनी है। मसलन ये कि इसका तरीका देखें, इसका फ़ायदा पहले बता दूं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सी चीज़ें, मतलब एक चीज़ आपको भूल जाती है तो आप उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ बयान कर दें, वो आपको भूल जाती है उसकी जगह कोई और चीज़ बयान कर दें। एक चीज़ का तरीका आपको नहीं आता तो आपको दूसरे तरीके का भी आपने सीखा हुआ है तो वो भी पढ़ाओ, वो बयान कर दें। अभी यूज़फुल टिप्स इसके अंदर वो बता रहा है कि 3x5 इंच के कार्ड के लिए जाते हैं, इसके अंदर बंदा अपने पास रखता है एज अ नोट्स। वो अपने पास बंदा पकड़ के रखता है उनको, और उनके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता है। एक हाईलाइट मतलब कि हाईलाइटिंग कर लेता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेता है, और एक पॉइंट को देखता है, उसके साथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती हैं वो लोगों के सामने बयान कर देता है। फिर दूसरे पॉइंट को देखता है, उसके रिलेटेड लोगों के सामने चीज़ें बयान कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। इससे लोगों के सामने, दोस्तों के सामने और आईने के सामने इस स्पीच को प्रैक्टिस करना चाहिए बंदे को, ताकि इससे मज़ीद पुख्तगी आए। आगे है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच मतलब कि इसके अंदर क्या है कि अचानक से मुझे कोई कह दिया कि भाई आपने इस टॉपिक पर स्पीच करनी है, बगैर किसी तैयारी के। ऐसी स्पीच जिसको मैं बगैर किसी तैयारी के, बगैर मतलब कि अचानक से मीटिंग में बैठे हुए मुझे आप कोई कहे भाई हाँ जी आ जाए जी, इस टॉपिक के रिलेटेड आप स्पीच करें। अब मेरे कोई तैयारी नहीं है, मैंने कोई डाटा इकट्ठा की नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने जो स्पीच करनी है, इसके अंदर ये चीज़ें जो होती हैं ना, वही बंदा कर सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसने स्किल हो, जिसके पास, जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हो, वही इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसमें स्पीकर स्पीचिंग और जो है थिंकिंग एबिलिटीज़ को बंदा जो है ना ज़ाहिर करता है। इसकी थिंकिंग एबिलिटीज़, जो बंदे की स्पीकिंग एबिलिटीज़ जो है ना, इसको बंदा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है। इस स्पीच में ऑडियंस के साथ जो है ना, जो साथ साथ ऑडियंस को एनालाइज नहीं कर सकते। या तो हम अपनी चीज़ों को याद करेंगे, या फिर स्पीच को ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर ऑडियंस को एनालाइज करेंगे। अगर ऑडियंस को एनालाइज करते हैं तो सही तरह स्पीच को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेंगे। अगर स्पीच को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम ऑडियंस को उसी वक्त जो है एनालाइज नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर के करें कि लोगों को ना आप मतवज्जो हो जाएं, ऐसा काम करें क्योंकि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करें। जाते ही आप ना, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ का, लेकिन आपने जाते ही ना उसके रिलेटेड कोई छोटी मोटी कहानी ना जाके कहानी सुना देनी है, जिससे लोगों में इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएंगे। या फिर इस तरह करना है कि आपने जो कोटेशंस है, कोई खास खास कोटेशन उसके रिलेटेड हैं, वो आपने लोगों के सामने बयान कर देनी है, फ्रेजेस आप लोगों के सामने बयान करने हैं, और टू द पॉइंट बात करें। एक टॉपिक है तो उसके रिलेटेड ही बात करें, उसको ज़्यादा वसी ना करें, क्योंकि आप ज़बानी कर रहे हैं, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, कहीं भी कोई भी मसला आ सकता है। लिहाजा आप टू द पॉइंट बात करें, जितना आपके पास नॉलेज है उसके रिलेटेड आप बात करें, और मतलब कि अपनी बात को एक इस तरह शेप दें कि ना तो ज़्यादा निकल जाएं आगे, और ना ही इतना कंजेस्टेड कर दें कि लोगों को समझ ना आए। ये था जी आपका आज का लेसन नंबर 17। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।